हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा प्रोसेस है जिससे कि क्या आरबीआई जो है, आरबीआई जो कि हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी है, आरबीआई कंट्रोल करती है क्रिएशन एंड सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या हुआ? ये एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिससे कि मॉनेटरी अथॉरिटी, इंडिया के केस में आरबीआई, कंट्रोल करती है क्रिएशन एंड सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ओवर टाइम जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में इवॉल्व हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या स्टार्ट हो गया है, अब ये क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं प्राइस स्टेबिलिटी को, इंश्योर कर रहे हैं एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, एंड क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी फॉर सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अचीविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ओवर टाइम जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी इवॉल्व हुआ है और इससे के और भी ज़्यादा चीज़ें ये अब करने लगे हैं, जैसे कि प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं, एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये सब क्यों करते हैं? ताकि सपोर्ट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ को और फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी अचीव हो। तो बेस्ड ऑन इट्स असेसमेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल कंडीशन, तब जाके आरबीआई क्या करती है, पहले तो असेस करती है कि मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तब जाके क्या करती है आरबीआई स्टैंड्स लेती है। ठीक है, और मॉनेटरी मेजर्स लेती है। आरबीआई क्या इशू करती है? आरबीआई इशू करती है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, जो रिफ्लेक्ट करता है कि जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ आरबीआई क्या होगी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को कौन इशू करता है? इशू करती है आरबीआई, जहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो भी चेंजेस लाने वाली है आरबीआई, या आरबीआई की प्रायोरिटीज़ अब क्या है। ठीक है, या फ्यूचर में क्या होने वाली है। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है इंडिया में एज इट टुडे हैज़ इवॉल्व ओवर द ईयर्स, तो ये सालों से इवॉल्व होकर आया है। तो जो अभी न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसका एग्रीमेंट साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में फरवरी 2015 में। एज पर न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो नए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से ये सारे जो है फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि प्राइमरीली प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, और माइंड में रखना कि भाई हमें ग्रोथ भी करना है। ठीक है, तो क्या मेंटेन करना, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना एंड ग्रोथ को माइंड में रखना, ग्रोथ के बारे में सोचना, ग्रोथ करना ज़रूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ग्रोथ का। देन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को ऑपरेट कौन करता है? आरबीआई ऑपरेट करता है। इन्फ्लेशन टारगेट कितना होना चाहिए? 4% होना चाहिए, और बैंड कितना? +-2% का बैंड है, मतलब कि 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन टारगेट कितना है? 4% विथ अ बैंड ऑफ +-2%। तो इन्फ्लेशन टारगेट को जो है कौन डिसाइड करती है? द इन्फ्लेशन टारगेट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन टारगेट जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के साथ कंसल्ट करके इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है जो भी अभी अब इन्फ्लेशन टारगेट हमने देखा, इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द पीरियड टिल मार्च 31, 2026 के लिए। तो मार्च 31, 2026 के लिए ये टारगेट दिया गया है। और आरबीआई एक्ट 1935 क्या कहती है? प्रोवाइड्स फॉर द इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई वंस इन एवरी 5 ईयर। क्या कह रहा है कि जो आरबीआई एक्ट 1935 है, ये कहता है कि इन्फ्लेशन टारगेट को सेट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ कंसल्ट करके वंस इन एवरी 5 ईयर्स, की 5 साल में एक बार इसको किया जाना चाहिए। ठीक है, देन इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? आरबीआई क्या देखती है इन्फ्लेशन के लिए? देखती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। ठीक है, जिसको कौन पब्लिश करता है? पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आरबीआई क्या देखती है? सीपीआई कंबाइंड देखती है। आरबीआई शैल बी सीन टू हैव फेल्ड टू मीट द टारगेट।
आरबीआई को हम लोग कहेंगे कि आरबीआई टारगेट मीट नहीं कर पाई कब, अगर इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा चली गई या लेस जो है 2% से कम हो गई फॉर 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर। ये याद रखना है कि 6% से ज़्यादा और 2% से कम कितने दिनों तक, 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर तक अगर यही चला तो हम कहेंगे कि आरबीआई जो है अपना टारगेट मीट नहीं कर पाई और आरबीआई फेल हो गई। इन केस आरबीआई फेल्स टू मीट द टारगेट, अगर ऐसा होता है कि आरबीआई अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाती है तो इनको रिटर्न रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास देना होगा, एक्सप्लेन करना होगा अपना फेलियर का कि हम फेल किस वजह से हुए, और रिमेडियल एक्शन के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। और एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड इनको दिया जाएगा जितने दिनों में टारगेट को क्या किया जाना चाहिए, अचीव किया जाना चाहिए। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये टारगेट बना दिया गया है और अगर आप फेल कर रहे हैं तो आपको कोई जवाबदेही आपकी नहीं है, आपकी जवाबदेही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में, ठीक है, जो कि अब जो है डिटरमाइन करती है पॉलिसी रेपो रेट, ठीक है, इन्फ्लेशन के लिए। तो देखते हैं आरबीआई, तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग हैं। आरबीआई शुड ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 4 मीटिंग्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो कितना कहा गया है कि एटलीस्ट 4 मीटिंग तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ईयर में होनी ही चाहिए। लेकिन प्रेजेंटली आरबीआई क्या कंडक्ट कर रही है, 6 टाइम मीटिंग कंडक्ट कर रही है बाई मंथली, बट देयर कॉल बी एन ऑफ साइकिल मीटिंग ऑफ एमपीसी एज वेल एज द सिचुएशन वारंट। लेकिन ऑफ साइकिल हो सकता है, 6 टाइम्स ये लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन 4 टाइम्स कहा गया है। अगर पूछा जाए कि क्या 6 टाइम कहा गया है, नहीं 4 टाइम्स कहा गया है, बट ये 6 टाइम कर रहे हैं। तो एमपीसी के पास कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर है, 3 आरबीआई से है इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर और 3 अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर होंगे, जिसमें से 3 कहाँ से है, आरबीआई से है, और 3 कहाँ से अपॉइंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ऑल द मेंबर्स हैव 1 वोट, और जितने भी मेंबर्स हैं इसके पास कितने वोट हैं, ओनली 1 वोट है। इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट गवर्नर्स गेट अ सेकेंड और कास्टिंग वोट। लेकिन ऐसा अगर हो कि इक्वालिटी हो जाती है वोट की तो गवर्नर को क्या मिलता है, सेकेंड और कास्टिंग वोट मिलता है, याद रखना चाहिए। देन डिसीजन जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बाइंडिंग है आरबीआई पे, ठीक है, क्या है ये याद रखना है। क्या डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बाइंडिंग है, यस डेफिनेटली डिसीजन जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वो बाइंडिंग है। और एमपीसी के पास क्या है, हैज़ अथॉरिटी टू डिसाइड द रेपो रेट ओनली, नॉट रिवर्स रेपो रेट। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके पास क्या डिसाइड करने का मौका है, सिर्फ रेपो रेट डिसाइड करने का, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर ये डिसाइड नहीं करेगी, ये तो सिर्फ आरबीआई ही करेगी, ठीक है। और ये डिसाइड के मॉनेटरी पॉलिसी क्या डिसाइड करेगी, ओनली रेपो रेट। देन देयर आर, ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देयर आर 2 कंपोनेंट इन एमपीसी फ्रेमवर्क। एमपीसी फ्रेमवर्क में कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, इन्फ्लेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ इन द माइंड। तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना जरूरी है, साथ के साथ हमें देखना है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो डिसीजन है जो एमपीसी की आर बेस्ड ऑन दीज 2 ट्विन ऑब्जेक्टिव। तो इनका डिसीजन भी इन्हीं बात पे है, ठीक है, विथ प्राइमेसी बीइंग गिवन टू प्राइस स्टेबिलिटी। बेसिकली तो प्राइस स्टेबिलिटी को दिया गया है इन्फ्लेशन को। देन करेंसी मार्केट फ्लक्चुएशन, डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ द रूपी इज नॉट अ फैक्टर फॉर कंसिडरेशन ऑफ एमपीसी। ये याद रखना है कि जो करेंसी मार्केट फ्लक्चुएशन है, ठीक है, या एप्रिसिएशन रूपी का है, ये सारी चीज़ें जो है ये कंसिडरेशन नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, ये सारे फैक्टर को वो ध्यान नहीं देती है। एंड फॉर डीलिंग विद दोज सिचुएशन, इन सिचुएशन को से डील करने के लिए आरबीआई के पास अदर जो है इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। तो हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कैसे बनाया गया, कितने मेंबर्स हैं, सारी चीज़ों को हमने कवर किया। तो अब जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिर्फ क्या ध्यान देती है, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ों को वो कंसिडर नहीं करती है, नहीं देखती है। जैसे करेंसी मार्केट फ्लक्चुएशन हो गया, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, अलग चीज़ है, अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। तो अब देख लेते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको आरबीआई यूज़ करती है कंडक्ट करने के लिए अपने मॉनेटरी पॉलिसी को। तो फर्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, द इंटरेस्ट रेट
ये रेपो रेट क्या हो गया, ये ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिस पे कि आरबीआई प्रोवाइड करती है ओवरनाइट लिक्विडिटी अप टू सर्टेन लिमिट, मतलब कि बैंकों को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज यानी 0.2% इन केस ऑफ रेपो रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है, अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अंडर लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये क्या करती है, रेपो रेट बेसिकली क्या है, सिंपल सी बात है कि बैंक जो है क्या करेगी, आरबीआई से लोन ले रही है, ठीक है, ओवरनाइट के लिए ले रही है, तो उसके पास लिमिट है कि आप कितना ले सकते हैं, तो 0.25% अपने एनडीटीएल का बैंक को कहा जाता है कि आपको रिजर्व रखना है, ठीक है, तो 0.25% एनडीटीएल का आपको जो है लोन ये मिल सकता है, इतने तक का आप ले सकते हैं, क्योंकि बैंक को क्या करना है, अपना रिजर्व मेंटेन करना है, ठीक है। तो वो बैंक क्या करेगी, कोलेट्रल के अगेंस्ट लेगी, ऐसा नहीं है कि इस पे कोई कोलेट्रल नहीं है, उसको कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा तो कोलेट्रल लेगी और कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटी लेगी। तो रेपो क्या हुआ, एक शॉर्ट फॉर्म हो गया रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो मतलब यहाँ से रीपर्चेज, कि रेपो रीपर्चेज एग्रीमेंट है। जब बैंक उधार लेती है आरबीआई से रेपो रेट पे, तो बैंक क्या करती है, कीप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विद आरबीआई, तो बैंक के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो आरबीआई को दे देती है, ठीक है, और फिर बदले में कैश ले लेती है, और क्या प्रॉमिस करती है कि वो लोग जो है दे विल रिटर्न आफ्टर ओवरनाइट दिस कैश टू आरबीआई। और बैंक क्या प्रॉमिस कर रही है कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि आपको आपका पैसा ओवरनाइट के बाद मिल जाएगा, या जब जितने देर के लिए लिया गया है आफ्टर ओवरनाइट आपको आपका पैसा मिल जाएगा, एंड फिर आरबीआई क्या करेगी, रिटर्न कर देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक को। मतलब ये बेसिकली रीपर्चेज एग्रीमेंट है कि आपसे जो हम बोरो कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं, तो आपसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोबारा परचेज कर लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट, ठीक है। समझ में आया कि बैंकों को कुछ परसेंटेज अपना क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो बैंक अपना क्या करेगी, अगर बैंक क्या करेगी, आरबीआई जो है ओवरनाइट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, तो बैंक जाएगी आरबीआई के पास और बोलेगी हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें ओवरनाइट लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रेपो रेट, और इसके बदले में क्या देगी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देगी। तो रेपो रेट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिसी रेट भी कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसमें रिजर्व बैंक एब्जॉर्व करती है लिक्विडिटी ऑन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट कोलेट्रल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अंडर द लेफ्ट। इसमें क्या होता है, अब रिवर्स का मतलब हो गया उल्टा। यहाँ पे कौन लोन ले रहा था, बैंक लोन ले रही थी, ठीक है, बैंक ले रही थी लोन। यहाँ पे क्या होगा, अब बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया, अब इनके पास ज़्यादा पैसा है तो ये क्या करेगी, ये फिर दे देगी रिजर्व बैंक को रखने के लिए, क्योंकि अब इनके पास ज़्यादा पैसा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आरबीआई को ये रखने के लिए देगी तो वो कुछ इंटरेस्ट रेट तो उन्हें मिल ही जाएगा रखने के लिए, ठीक है। तो ओवरनाइट बेसिस के लिए ये दे देगी फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट द कोलेट्रल। तो यहाँ भी क्या करेगा कि यहाँ आरबीआई अब कोलेट्रल देगी, ठीक है, और एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अंडर द लेफ्ट प्रोग्राम। तो बेसिकली वही चीज़ होगी, बस उल्टा होगा। यहाँ पे अब क्या करेगा, बैंक के पास जो भी एक्सेस पैसा है वो आरबीआई को दे देगी, आरबीआई फिर उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देगी, एंड देन लास्ट में क्या होगा कि बैंक जो है अपना पैसा यहाँ से ले लेगी, ठीक है, और आरबीआई के पास क्या आ जाएगा, अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ जाएगा। बेसिकली यही चीज़ है जो कि अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। सो द नेम इज़ रिवर्स रेपो रेट। तो प्रेजेंटली जो है बैंक कैन डिपॉजिट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिवर्स रेपो, कि रिवर्स रेपो पे कोई अभी लिमिट नहीं है, लेकिन आरबीआई चाहे तो कैप डाल सकती है, लेकिन अगर बैंक कहे कि मुझे इतना अमाउंट जमा करना है आपके पास तो बैंक कर सकती है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। देन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो ये क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2022 में, ठीक है। क्यों किया गया, बाय एन अमेंडमेंट इन आरबीआई एक्ट में एक अमेंडमेंट करके इसको लाया गया, ठीक है। इसमें क्या है कि बैंक कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर ओवरनाइट। अब ओवरनाइट के लिए अगर ऐसा होता है कि बैंक चाहे तो अपना कोई भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं इन फ्यूचर, इट कैन बी फॉर लॉन्गर टेन्यूर ऑल्सो, लेकिन फ्यूचर में अभी हो सकता है, अभी तो वो ओवरनाइट के लिए, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर ये लंबे टाइम के लिए हो, ठीक है। तो लंबे टाइम के लिए हो तो ये आरबीआई बैंक क्या कर सकती है, डिपॉजिट कर सकती है ओवरनाइट के लिए विथ आरबीआई एट रेपो रेट। कितने पे, आरबीआई के पास जा कर के ये जमा कर देगी और रेपो रेट पे,
ठीक है। और यहाँ पे कोई बाइंडिंग कोलेटरल कंस्ट्रेंट नहीं है आरबीआई पे, जैसा हमने रिवर्स में देखा कि आरबीआई को कुछ तो कोलेटरल देना पड़ेगा, अगर उसके पास पैसा है तो बदले में उसको कुछ कोलेटरल, कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी उस वैल्यू की, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी कोलेटरल देना नहीं पड़ेगा एसडीएफ के अंदर। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्स रेपो एंड कोलेटरल। अगर यहाँ कोलेटरल की बात नहीं हो तो सेम एज रिवर्स रेपो, तो यहाँ पे क्या है कि कोलेटरल की बात है, ठीक है। यहाँ क्या आरबीआई पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है कोलेटरल पे, तो इससे क्या होगा, इट विल स्ट्रेंथन द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इससे और जो है मॉनेटरी पॉलिसी का ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क अच्छा हो जाएगा। तो एसडीएफ क्या हुआ, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल हो गया, ठीक है, इन एडिशन टू इट्स रोल इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अब लिक्विडिटी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। अभी अब अगर कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमी में जो है बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, तो वो क्या करेगी, आरबीआई के पास जमा कर देगी ताकि लिक्विडिटी कम हो सके, ठीक है। तो एसडीएफ विल बी एट डिस्क्रिशन ऑफ बैंक, तो एसडीएफ क्या है, विल बी एट डिस्क्रिशन ऑफ बैंक, बैंक के डिस्क्रिशन पे है। विल बी अवेलेबल ओनली अवेलेबल ऑन ऑल डेज ऑफ वीक, और ये कब अवेलेबल होगा, सारे दिनों को अवेलेबल होगा, ठीक है। ऑल डेज ऑफ वीक, सारे मतलब वीक के सारे दिनों में ये अवेलेबल होगा, थ्रू आउट द ईयर होगा, अनलाइक रेपो और रिवर्स रेपो विच आर अवेलेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ आरबीआई। तो एसडीएफ में अगर बैंक चाहेगी कभी भी पैसा जमा करना तो कर सकती है, लेकिन रिवर्स रेपो एंड रेपो जो है ये आरबीआई के डिस्क्रिशन पे होता है, क्योंकि यहाँ अगर रिवर्स रेपो में क्या है, आरबीआई को कोलेटरल देना पड़ता है, यहाँ तो आरबीआई को कोई भी कोलेटरल देना नहीं पड़ता है, इसलिए आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पैसे जमा कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। देन अब आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में, यहाँ इसको किया गया 2022 में, और इसको किया गया 2011 में, अंडर विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है एडिशनल अमाउंट फॉर ओवरनाइट मनी, ओवर एंड अबव व्हाट इज़ अवेलेबल टू देम थ्रू द रेपो रेट। हुआ क्या कि अब क्या है कि बैंक को रेपो रेट में पैसे चाहिए थे, लेकिन बैंक की तो लिमिट ख़त्म हो गई, क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी जो है आरबीआई से रेपो पर लोन ले चुका है। सपोज़ किसी ऐसे बैंक की बात करते हैं जिसको पहले पैसे की ज़रूरत थी, तो रेपो पे उसने ले लिया, अब फिर भी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, उसको और पैसा चाहिए, तो अब तो उसको रेपो पे नहीं मिलेगा, क्योंकि रेपो की एक लिमिट है कि रेपो रेट पे आप कितना परचेस कर सकते हैं। अब तो उसको रेपो रेट पे मिलने वाला है नहीं, तो वो फिर क्या करेगा, वो अब आरबीआई के पास जाएगा, बोलेगा अगर कोई प्रोसेस है तो प्लीज़ आप मुझे लोन दो, ठीक है। तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है, एक प्रोसेस है, हमारे पास अब एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे पास लोन ले सकते हैं, अपना जो ऐसा क्या करके, आप बाय डिपिंग इनटू देयर एसएलआर पोर्टफोलियो अप टू लिमिट 2% एट अ पैनल ऑफ इंटरेस्ट रेट, कि अब तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट रेट लगेगा, और आपको अपना एसएलआर कोटा में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो वो सब आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें अपना एसएलआर कोटा रख सकते हैं, जैसे एसएलआर में कुछ चीज़ें रखनी पड़ती है, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह, तो आप वो दे करके ले सकते हो 2% एट अ पीनल इंटरेस्ट रेट। दिस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वाल्व अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स टू द बैंकिंग सिस्टम। तो क्या कह रहा है कि ये एक तरीके का सेफ्टी वाल्व है कि अगर बैंकिंग सिस्टम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो वो उनको जो है एमएसएफ के थ्रू पैसा मिल जाएगा। अगर उनकी रेपो के थ्रू लिमिट ख़त्म भी हो गई है उसके बाद भी वो एमएसएफ के थ्रू पैसा मिल जाएगा, लेकिन उनको अपना एसएलआर कोटा जो है रखना पड़ेगा एज ए कोलेटरल, ठीक है। उसके बाद जब when banks take loan from RBI at repo, bank needs to keep government securities with RBI, but this security is in addition to requirement under SLR, ठीक है। banks cannot keep SLR securities to avail loan from RBI at repo। तो क्या कह रही है कि जैसे बैंकों को क्या है, बैंकों को मैनेज करना पड़ता है CRR और SLR, ठीक है। अब ये CRR क्या है, CRR है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश मतलब क्या है कि बैंकों को कहा जाता है कि कुछ % अपने NDTL का आपको अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि किसी भी तरह का कोई भी लिक्विडिटी, कोई भी शॉक ना आए, ठीक है। तो CRR में क्या करती है कि बैंक जो है RBI के पास पैसा रखती है, और SLR में क्या करती है कि बैंक जो है RBI के पास पैसा रखती है CRR में, और SLR में क्या करती है कि बैंक अपने ही पास कोई गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या किसी तरह की और भी चीज़ें या मनी वो अपने पास रख सकते हैं, उनका अपना कोटा है। अब अगर रेपो में उन्हें परचेस करना है तो वो SLR का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन MSF में क्या है, अब इसकी गरीबी आ गई है, इनके पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इस केस में ये क्या कर सकते हैं कि अपना SLR कोटा दे सकते हैं। लेकिन रेपो के केस में SLR कोटा नहीं दे सकते हैं, यही है, ठीक है। तो बट अंडर MSF बैंक कैन बोरो फ्रॉम RBI बाय डिपिंग इनटू SLR रिजर्व। तो ये हमने देख लिया कि MSF में क्या डिफरेंस बात हो गई कि इनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा, और ये अब अपना एक फैसिलिटी इनको क्या मिल रही है कि इनके पास जो कोलेट्रल ये क्या दे रहे हैं, जो इनके पास जो अपना SLR रिजर्व है उसमें से। दिस मीन्स दैट बैंक कैन कीप 2% ऑफ SLR सिक्योरिटीज़ विद RBI। तो SLR का कितना परसेंट दे सकते हैं, 2% SLR सिक्योरिटीज़ जो है RBI के साथ रख सकते हैं। द SLR कैन गो डाउन अप टू 2% बिलो द नॉर्मल SLR रिक्वायरमेंट। और जो ये SLR है ये नीचे जा कर के कितना हो सकता है, 2% हो सकता है, बिलो 2% भी हो सकता है। एंड कैन बोरो कैश फ्रॉम RBI, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। तो बेसिकली इसमें से की टेक अवेज क्या है कि SLR MSF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है कि आपके पास पैसे की ज़रूरत है और आपने रेपो की लिमिट को ख़त्म कर दिया है, तो आप अपना SLR पोर्टफोलियो से अपने SLR कोटा को 2% दे सकते हैं, ठीक है, और फिर आप पैसे ले सकते हैं, ये हुआ। देन आता है बैंक रेट। तो ये क्या है, इट इज़ द स्टैंडर्ड रेट एट विच RBI इज़ प्रिपेयर टू बाय डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक स्टैंडर्ड रेट है जिसमें RBI प्रिपेयर करती है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ लेफ, जब से लेफ आया है तो RBI ने क्या कर दिया है, इस बैंक रेट को यूज़ करना अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट अब बैंक रेट एक तरीके का डोरमेंट बन चुका है, इसका यूज़ अब ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी मैनेजमेंट, तो अब ये मॉनिटरी मैनेजमेंट में डोरमेंट बन चुका है, इसका यूज़ मॉनिटरी मैनेजमेंट में नहीं किया जाता है। लेकिन अब इसको अलाइन कर दिया गया है MSF रेट के साथ, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग पेनल्टी रेट। तो अब पेनल्टी रेट कैलकुलेट करने के लिए इसको MSF के साथ अलाइन कर दिया गया है और इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऑन डिफ़ॉल्ट इन द कैश रिजर्व रेशियो। अब अगर आपने CRR जो है मेंटेन नहीं किया तो अब आपको पेनल्टी रेट को यूज़ करने के लिए बैंक रेट का यूज़ किया जाता है। CRR और SLR आपने नहीं मेंटेन किया उस केस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द करेंट पेनल रेट ऑन शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्व बैंक रेट फॉर जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि करंट पीनल रेट जो है ऑन शॉर्टफॉल ऑन रिजर्व, अगर रिजर्व बैंकों ने नहीं किया तो अभी कितना लगता है, बैंक रेट प्लस 3% लगता है, ठीक है। तो बैंक रेट किसके बराबर है, MSF रेट के बराबर है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो ये क्या हुआ, बैंक रेट से आप क्या समझ सकते हैं, सिंपल इतना समझ सकते हैं कि ये पहले यूज़ किया जाता था मॉनिटरी मैनेजमेंट में, अब बैंक रेट का यूज़ पीनल रेट के तौर पे किया जाता है। ये अब डोरमेंट हो चुका है, इसका यूज़ नहीं किया जाता है अब। और बैंक रेट क्या है, बैंक रेट इज इक्वल टू MSF रेट, क्योंकि उसको MSF रेट के साथ अलाइन कर दिया गया है, ठीक है। देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो हमने देख लिया कि लिक्विडिटी कैसे मैनेज होता है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, RBI का जो ऑपरेशन है, जैसे कि RBI इंजेक्ट करती है और एब्जॉर्ब करती है लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम से, ठीक है। तो इसको ही को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की RBI क्या करे, लिक्विडिटी एडजस्ट कर रही है। अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है तो एब्जॉर्ब कर रही है, और लिक्विडिटी बहुत कम है तो क्या कर रही है, मार्केट में पैसा डाल रही है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रेपो, रिवर्स रेपो, फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल रेट्स। तो इसमें काफ़ी सारे रेट्स आते हैं, टर्म रेपो आ गया, रिवर्स रेपोज आ गया, फिक्स्ड रेपो या वेरिएबल रेपो आ गया, SDF, MSF, ये सारा क्या है, इन्हीं सारे इंस्ट्रूमेंट से तो कर रहे हैं ना लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट। तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो अपार्ट फ्रॉम लेफ, अगर लेफ को छोड़ के हम देखें तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो में क्या क्या और आ रहा है, लेफ को छोड़ करके अगर हम लोग देखें तो और चीज़ें आ रही है, जैसे आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, आउटराइट OMOs आ रहा है, फॉरेक्स स्वैप्स आ रहा है, और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो एम क्या है, द एम ऑफ टर्म रेपो इज़ टू डेवलप इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट।
तो टर्म रेपो का क्या मतलब है कि डेवलप क्या करना है, इंटरबैंक टर्म मनी मार्केट विच इन कैन टर्न सेट मार्केट बेस्ड बेंचमार्क फॉर प्राइसिंग फॉर लोन एंड डिपॉजिट, हेंस इम्प्रूव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन में ये इम्प्रूव करेगा। ठीक है, टर्म रेपो का मेन क्या काम है कि ये हेल्प करेगा डेवलप करने में इंटरबैंक टर्म मनी मार्केट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन और अच्छा हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक क्या कंडक्ट करती है, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट रेपो ऑक्शन करती है। तो टाइम पे रिजर्व बैंक क्या कंडक्ट करती है, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन, जैसे कि ज़रूरत है, जिस अकॉर्डिंग मार्केट में ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ये करती है, रिवर्स रेपो ऑक्शन। अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO क्या है। तो RBI लेंड करेगी बैंकों को at repo rate only up to a limit of banks NDTL for overnight। हमने देखा कि RBI बैंकों को रेपो के लिए देगी कब, ओवरनाइट देगी, लेकिन RBI टाइम टू टाइम अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से अगर RBI चाहे तो इससे भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए दे सकती है। ठीक है, अगर RBI चाहे तो दे सकती है किसी को अबव रेपो इंटरेस्ट रेट पे, और डिसीजन कैसे लिया जाएगा, ऑक्शन पे लिया जाएगा। ठीक है, RBI क्या करेगी, ऑक्शन करेगी। इफ़ RBI वांट्स मोर मनी तो RBI का क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट हाइयर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ फ्यू बैंक्स आर कंपीटिंग फॉर RBI's मनी देन इंटरेस्ट रेट मे बी लेस बट इट इज़ अबव द रेपो रेट, लेकिन फिर भी क्या होगा, रेपो रेट से ऊपर होगा। ठीक है, समझ में आया कि अगर बैंक को क्या है, इफ़ बैंक वांट्स मोर मनी, अब बैंक को ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ क्या हो गया, पैसे का डिमांड बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हाइयर जाएगा, क्योंकि बैंकों को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन अगर कम बैंक compete कर रही है RBI के मनी के लिए, लेकिन फिर भी जो है यहाँ क्या होगा, इंटरेस्ट रेट मे बी लेस बट इट इज़ अबव रेपो रेट, तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म रेपो में फिर भी रेपो रेट से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ही होगा। दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, LTROs कहेंगे, जहाँ पे RBI क्या करेगी, पैसे देगी फॉर अ फिक्स टर्म, फिक्स्ड लॉन्ग टर्म के लिए RBI पैसे देगी। तो LTRO इज जनरली एट अबव रेपो रेट। तो LTRO क्या है, रेपो रेट से ऊपर है, डिसाइडेड बाय ऑक्शन, और इसको डिसाइड किया जाएगा ऑक्शन के द्वारा, बट इट कैन बी एट रेपो रेट ऑल्सो, बट ये रेपो रेट पे भी हो सकता है। ठीक है, और कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड बट मे नॉट बी 100%। तो कोलेटरल चाहिए होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, लेकिन अगर लोन ले रही है यहाँ पे तो कोलेटरल चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 100% होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से क्या समझ में आया कि RBI ओवरनाइट बेसिस पे देती है। ठीक है, ये क्या करती है, ओवरनाइट बेसिस पे देती है, पर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से चाहे तो वो ज़्यादा टाइम के लिए भी दे सकती है ऑक्शन करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है रेपो से ज़्यादा ही रहेगा, फिक्स टाइम के लिए ये दे सकती है, बेसिकली लॉन्ग टाइम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि रेपो ऑपरेशन ही हो रहा है, लेकिन लंबे टाइम के लिए हो रहा है। और उसी तरीके से क्या है, वेरिएबल लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑक्शन है, इसको भी किया जाता है वेयर बिड्स शुड बी बिलो द रेपो रेट एंड अबव द रिवर्स रेपो रेट। तो वेरिएबल लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑक्शन में क्या होता है, जहाँ पे बिड क्या होता है, बिलो रेपो रेट से कम होता है, एंड अबव रिवर्स रेपो रेट, लेकिन रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, देन टारगेटेड LTRO, इसको कैसे किया जाता है, इज डन टारगेटिंग स्पेसिफिक सेक्टर वेयर RBI प्रोवाइड्स फंड्स टू स्पेसिफिक सेक्टर थ्रू बैंक्स। टारगेटेड से पता चल रहा है कि कुछ ही टारगेटेड जगहों को दिया जाएगा, लोगों को दिया जाएगा, या स्पेसिफिक सेक्टर को दिया जाएगा, जहाँ पे RBI क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी फंड। तो हमने 3 अलग कॉन्सेप्ट देख लिया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, देन अगेन वेरिएबल लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑपरेशन, जिसमें कि हमने देखा कि बिट जो भी होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रेपो से कम होना चाहिए, लेकिन रिवर्स रेपो